नमस्कार दोस्तों बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो यह है कि जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है वहां पर बड़ी मात्रा में घुसपैठिए आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको डर है कि जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ऑपरेशन चला रही है डिपोर्टेशन को लेकर, वहां से उनको निकाला जा सकता है। आप देख सकते हो ये खबर, इलीगल माइग्रेंट्स फ्लॉग बॉर्डर टू रिटर्न एज बंगाल स्टार्ट डिपोर्टेशन ड्राइव। और जो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने हाई लेवल की जो कमिटी है उसका अनाउंसमेंट किया है ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही स्टडी आईक्यू का जो नया बैच है वो स्टार्ट हुआ है। हमने नए स्मार्ट मॉडल के बेसिस पर ये यूपीएससी बैच निकाला है, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ये सब की तो तैयारी कराई जाती है, प्लस आपको एक डैशबोर्ड दिया जाएगा जहां पर आप अपना परफॉर्मेंस ट्रैक कर पाओगे। यहां पर 1-to-1 मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ होगा और यहां पर आपका प्रॉपर ट्रैक रखा जाएगा। और जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। रिसेंटली जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि जो वेस्ट बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ऑपरेशन इंटेंसिफाई कर दिया है ताकि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं जो बंगाल में रह रहे हैं वहां से उनको वापस भेजा जाए। और इसी को देखते हुए बड़ी मात्रा में, ये अगर आप देखोगे, ये जो पूरा बॉर्डर है काफ़ी अच्छा खासा, इनफैक्ट भारत और बांग्लादेश का जो टोटल बॉर्डर आप देखोगे 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का है, लेकिन स्पेशली करीब 2200 किलोमीटर तो अकेले बंगाल के साथ बॉर्डर जुड़ता है। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बांग्लादेश और जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, बड़ी मात्रा में जो इलीगल माइग्रेंट्स है वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टेट है, जो एक प्रकार से वेस्ट बंगाल है, उन्होंने होल्डिंग सेंटर्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली मालदा और मुर्शिदाबाद में। ये आप देख सकते हो, अगेन ये मालदा रहा, ये मुर्शिदाबाद, दोनों ही के साथ यहाँ पर बॉर्डर सटता है। तो वहाँ पर होल्डिंग सेंटर्स बनाया जा रहा है ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको टेम्परेरी बेसिस पर वहाँ पर रखा जाए, उनकी जांच की जाए ताकि उनकी जो नेशनैलिटी है उसको वेरीफाई किया जा सके। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो भी कुछ क्रैकडाउन किया जा रहा है, इट इज़ पार्ट ऑफ 3D। 3D का मतलब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। डिटेक्ट का मतलब यह है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सस्पेक्टेड, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। डिलीट मतलब उनका जो नाम है ऑफिशियल डेटाबेस से वहाँ से हटाया जाए, और फाइनली उनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाए वेरिफिकेशन के बाद। तो इसी पॉलिसी के तहत ये किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी हुआ क्या, अभी क्यों चीज़ें हो रही हैं। सबसे बड़ा बात है कि अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, पॉलिटिकल चेंज हमें देखने को मिला और एग्रेसिव तरीके से एनफोर्समेंट किया जा रहा है। मतलब जो इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा है वो पिछले काफ़ी समय से चल रहा था, और अभी ये जो चुनाव हुआ उसमें भी आपने बढ़ चढ़कर देखा होगा। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका आर्गुमेंट ये है कि इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है बंगाल में, फेक डॉक्यूमेंट्स काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है। तो रिसेंटली यहाँ पर जो पॉलिटिकल मैसेजिंग दी गई थी वो यही था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम यहाँ पर इसको लेकर बड़ा कदम उठाएंगे। मतलब बीजेपी यही कह रही थी और इसके बाद ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न। मतलब अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि जो माइग्रेशन है इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, जैसे कि नकली डॉक्यूमेंट्स चलना, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर है ना, वो हिस्टोरिकली काफ़ी वल्नरेबल रहा है। यहाँ पर लंबे समय से इस तरह के इश्यूज चलते रहे हैं, तो हमें रोकने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ 2025-26 में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आए हैं, और इसी को देखते हुए बहुत सारे और भी राज्य, चाहे वो आसाम है, कई बाकी के राज्य जो है वो इस तरह के ड्राइव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर नेशनैलिटी वेरिफिकेशन मांगा है फ्रॉम बांग्लादेश, और ताकि यहाँ पर जितने भी लोगों को सस्पेक्ट किया जा रहा है वो कौन है, कहाँ से आए हैं, तो उनकी जांच बांग्लादेश सरकार से भी की जा रही है कि आप इनको पहचानिए, अगर आपके ये लोग हैं तो हम इनको वापस भेजेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में समझना होगा, क्योंकि 3 बार इसको, मतलब 1947 से लेकर अभी तक आप 3 तरीके से चीज़ों को देख सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि क्यों यहाँ पर बांग्लादेश से भारत के अंदर लोग आए। सबसे पहले तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ, वेस्ट बंगाल जो राज्य है वो भारत के पास आया, और जो ईस्ट बंगाल है
जो आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान के पास चला गया। तब उस समय काफ़ी बड़े स्तर पर माइग्रेशन हुआ था। बहुत ज़्यादातर जो हिंदूज़ हैं वो बांग्लादेश से मतलब ईस्ट पाकिस्तान से भारत की तरफ आए और काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स थे वो आपका ईस्ट पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन माइग्रेशन पूरी तरह से रुका नहीं। जो फैमिलीज़ हैं वो डिवाइडेड हो गई, बॉर्डर्स काफ़ी पोरस था, इकोनॉमिक लिंक्स काफ़ी तरह से कंटिन्यू रहा, तो लगातार इस तरह की चीज़ें होती रहीं। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1971 वॉर में। जिस तरह से वेस्ट पाकिस्तान ने प्रताड़ना की बांग्लादेश के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, 10 मिलियन रेफ्यूजीज, इमेजिन 1 करोड़ रेफ्यूजी भारत में आए टेम्पररी बेसिस पर, और स्पेशली वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा काफ़ी सफ़र हुआ। अब देखिए क्या होता है कि बांग्लादेश तो बन जाता है, एक नया देश तो बन जाता है, और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वापस बांग्लादेश चले भी जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश से भारत आए थे वॉर के समय, वो वापस नहीं लौटे, और इसी की वजह से कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। अब जहाँ तक सवाल है वॉर के बाद 1970 से लेकर अभी तक क्या हुआ, हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक माइग्रेशन। मतलब पिछले कई दशकों से माइग्रेशन चलता रहा, और इसके कई कारण हैं। क्योंकि बांग्लादेश गरीब था, बांग्लादेश में हालत ख़राब थी, वहाँ पर चीज़ें चल नहीं पा रही थी, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए उनको भारत की तरफ आना था। पॉवर्टी थी, फ्लडिंग वगैरह की वजह से, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भारत की तरफ आ रहे थे, और वेस्ट बंगाल एक मेजर एंट्री पॉइंट बन गया। क्योंकि आप समझिए बांग्लादेश में भी बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में भी बंगाली है, तो वो एक बड़ा कम्युनिकेशन वाला जो मुद्दा था वो चीज़ें हो गई। फिर कम्युनिटीज़ आपस में काफ़ी इंटरकनेक्टेड थी, और जो डॉक्यूमेंट फ्रॉड नेटवर्क है वो कई दशकों से लगातार इवॉल्व होता गया, ताकि इसकी वजह से उनको आसानी हो गई और वो भारत में लंबे समय से रहने लग गए। अच्छा, यहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं दे आर गैदरिंग नियर बॉर्डर एरियाज। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से क्यों हुआ? देखो, अभी जो सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार आई है, तो उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशंस वगैरह स्टार्ट किए हैं डिपोर्टेशन का। तो यहाँ पर डर है अरेस्ट को लेकर, डिटेंशन को लेकर। कई सारे जो अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स हैं उनको डर है कि पुलिस वेरिफिकेशन करेगी, डिटेन कर लेगी, पकड़ लेगी, डिपोर्ट कर देगी। तो एनफोर्समेंट से बचने के लिए कई जो लोग हैं वो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं ताकि वो बांग्लादेश में वापस जा सकें। फिर दूसरा, वॉलंटरी रिटर्न। कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में बांग्लादेश जाना चाहते हैं, वो हमारी आर्मी के पास, हमारी बीएसएफ के पास जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास, खुद कह रहे हैं कि देखो हम आ गए थे भारत में, हम वापस जाना चाह रहे हैं। और इनफैक्ट बीएसएफ भी जो है, बीएसएफ की जो ऑफिशियल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक अलग अलग बॉर्डर चेक पॉइंट्स के थ्रू कई लोगों को वहाँ पर भेजने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इसको लेकर बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी कंसर्न आ रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि अगर आप भेजना चाहते हो तो ऑफिशियल तरीके से भेजिए, आप हमसे वेरीफाई करिए कि ये कौन लोग हैं, अगर हम इसको अप्रूवल दे देंगे तो आप हमें करिए। यहाँ पर बांग्लादेश को डर यह है कि इनफॉर्मल तरीके से पुशबैक किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ था होल्डिंग सेंटर को लेकर। मैंने आपको बताया ना, मालदा और मुर्शिदाबाद में होल्डिंग सेंटर बनाया जा रहा है। ये बेसिकली टेम्पररी डिटेंशन के लिए है, क्योंकि मान लो अगर काफ़ी सारे लोगों को पुलिस पकड़ती है कि देखो ये इलीगल है, तो यहाँ पर उसको हमें वेरीफाई करना होगा ना। हो सकता है यहाँ पर गलती से आप हमारे ही नागरिक को पकड़ लो, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए रखा जाएगा, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और पेपर वर्क तैयार करने के बाद बांग्लादेश सरकार को दिया जाएगा कि देखिए ये आपके देश से आया है, आप इसको वापस लीजिए। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आसाम में भी हमने इसी तरह का डिटेंशन सेंटर देखा था। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इसके पीछे कोई कानून वगैरह है, लीगल फ्रेमवर्क है? देखो, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक 1946 का कानून है, फॉरेनर्स एक्ट। यहाँ ये भारत का मेन लॉ है जिससे हम फॉरेनर्स को डील करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर सरकार कहती है कि आप विदेशी हो, आप इलीगल माइग्रेंट हो, तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनेगी कि आप प्रूव करो कि क्या भारत के नागरिक हो कि नहीं। तो अथॉरिटीज जो है इस केस में आपको डिटेन कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, और अगर फॉरेनर प्रूव हुआ तो आपको डिपोर्ट भी कर सकती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कानून है जिसके तहत सरकार जो है कह सकती है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। फिर दूसरा, देखो, ऑल्दो ये डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसको लागू किया गया था। इसमें बेसिकली क्या था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अगर भारत आए हैं तो उनके लिए जो सिटीजनशिप है उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। तो यहाँ पर मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि ये यहाँ पर हम इन तीनों देश से माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे थे, तो मुस्लिम्स तो मेजॉरिटी हैं यहाँ
पर। तो कई जो सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर हम हिंदू रेफ्यूजीज को इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब जो अनडॉक्यूमेंटेड मुस्लिम्स माइग्रेंट्स हैं उनको हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उनको वापस भेजना चाहिए। अच्छा, यहां पर इसका पॉलिटिकल डायमेंशन समझिए। बीजेपी का एक पोजीशन है और दूसरी तरफ टीएमसी, कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी है उनका एक पोजीशन है। बीजेपी का आर्गुमेंट ये है कि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, इलेक्शन को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, वेलफेयर सिस्टम पर काफी बर्डन पड़ा है, तो हमें डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फ्रेमवर्क के तहत इसको करना चाहिए। बीजेपी कहती है कि हिंदू रेफ्यूजीज अलग हैं, मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स अलग हैं। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज लगातार आरोप लगाती है कि जो जेन्युइन इंडियन बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं उनको जानबूझ के हैरेस किया जा रहा है। जो पुअर सिटीजन्स हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, हो सकता है वो हमारे देश के नागरिक हो, लेकिन आप जानती हो किस तरह से हमारे देश में सिस्टम वर्क करता है, हो सकता है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो फिर भी उनको भेज दिया जाए। डिपोर्टेशन सिस्टम जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है। तो यहां पर ऑपोजिशन वार्निंग दे रहा है कि इसकी वजह से कम्युनल पोलराइजेशन बढ़ेगा, आर्बिट्री डिटेंशन बढ़ेगा, गलत तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। अच्छा, यहां पर सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है मैं आपको बताऊं वो है फेक डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम। मतलब एक मेजर कंसर्न है जो अथॉरिटीज के द्वारा बार बार बताया गया है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से खबरें आ रही हैं कि इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं वो नकली आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड ये सब बनवा लेते हैं। और आपने देखा भी होगा कई बार दिल्ली में भी इस तरह का पूरा जो रैकेट है वो पकड़ा गया है। कई देश के अलग अलग जगह पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसकी वजह से सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो यही है कि डॉक्यूमेंट पोजेशन से सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ये सिटीजनशिप है कि नहीं, क्योंकि कई सारे जो जेन्युइन गरीब लोग हैं हो सकता है उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड ना हो, लेकिन फिर भी वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन जिसके पास मान लो नकली डॉक्यूमेंट है वो तो कह देगा कि देखो हम तो भारत के नागरिक हैं। तो जो एक्चुअल में नागरिक है हो सकता है वो डिपोर्ट हो जाए और जो वहां का विदेशी है उसको हम भारत में ही रहने दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप इसको कैसे प्रॉपर तरीके से चेक करोगे। अच्छा, इसी समस्या से निपटने के लिए मैं आपको बता दूं, कल ही जो अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया हाई लेवल कमिटी का। अब बताता हूं ये है क्या। उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक हाई लेवल कमिटी बना रही है, ताकि इस कमिटी का मेन मकसद होगा किसी भी जगह पर, भारत में किसी राज्य में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जगह पर यह चेक करना कि कहीं पर बड़े स्तर पर डेमोग्राफिक चेंजेस तो नहीं हुआ है। जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि पिछले 40 सालों से अगर बंगाल के अंदर किसी एक जगह पर यहां पर पॉपुलेशन में चेंजेस हुए हैं, 1% पॉपुलेशन बढ़ा है, ठीक है। अब अचानक से किसी 1-2 साल में ऐसा होता है कि पॉपुलेशन 10% बढ़ गया, तो ये कैसे हो सकता है? मतलब इस तरह के जब भी कोई चेंजेस होना तो एबनॉर्मल जो पॉपुलेशन शिफ्ट होता है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और इसके पीछे का कारण क्या है ये भी देखना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हुआ होगा। फिर यहाँ पर जो इम्प्लीकेशन है उसको एसेस करना है कि सॉवरेनिटी और सोशल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या खतरा है और टाइम बाउंड सोल्यूशन देना है कि क्या करना चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर हाई लेवल कमिटी है इसको चेयर किया जाएगा बाय रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर के द्वारा। और इसके अंदर सेंसस कमिश्नर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर दुर्गा शंकर मिश्रा, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट, ऑफिशियल्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये सब इस कमिटी के अंदर होने वाले हैं। अच्छा, ये इतना मेजर डेवलपमेंट क्यों है ये भी समझिए, क्योंकि ये पहली बार होगा जहां पर भारत सरकार खुद एक फॉर्मल नेशनल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार कर रही है डेमोग्राफिक सिक्योरिटी के लिए। ये शायद 1947 से लेकर अभी तक कभी नहीं हुआ और इसकी वजह से पूरा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। और होगा क्या कि अभी तक जब हम इलीगल इमिग्रेशन एक पुलिसिंग का इशू था उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। हम ये कह रहे हैं कि अभी तक तो हम कहते चलो पुलिसिंग का इशू है, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, हो जाएंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम इसको प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देख रहे हैं और मैसिव इसकी वजह से एक कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट आया है। और देखिए यहाँ पर कमिटी बनाने का जो मेन आइडिया है ना वो ये है, सरकार का ऐसा मानना है कि जो इलीगल माइग्रेशन होता है वो बहुत कुछ बदल देता है एंड इट कैन इवेंचुअली अफेक्ट वेरियस अदर थिंग जैसे इलेक्टोरल आउटकम, लैंड ओनरशिप, लोकल पॉलिटिकल पावर, सोशल हार्मनी, सब बदल जाता है देश के अंदर। एंड दैट इज वाई ये सिर्फ अब एक डिस्कस नहीं होगा कि ये बॉर्डर फेंसिंग का, डिपोर्टेशन का, नहीं, अब यहां पर हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी होगी, इंटेलिजेंस असेसमेंट करना होगा। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में पीएम मोदी ने भी जिक्र किया था। अगर आपको याद हो 2025 का जो इंडिपेंडेंस डे का स्पीच था लाल किला से, उन्होंने यहां पर कहा था कि अ कॉन्स्पिरेसी टू चेंज कंट्रीज डेमोग्राफी, कहीं ना कहीं भारत में डेमोग्राफी बदलने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। और उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन को अनएम्प्लॉयमेंट से, लैंड प्रेशर से, सिक्योरिटी रिस्क से, इस सब से जोड़ा था। तो करंट ये जो कमिटी बनाई गई है, कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जो बात की थी उसी को एक पॉलिसी के तौर पर
लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को लेकर बांग्लादेश का क्या रिएक्शन है? बांग्लादेश ने क्या किया है, अपनी जो सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजेपी जो बॉर्डर पर रहती है, निगरानी रखती है, वहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई कर दी है, विलेजर्स को वार्निंग दे दी है, सर्विलेंस बढ़ा दिया है। बांग्लादेश का ऐसा मानना है कि रिपैट्रिएशन जो है प्रॉपर फॉर्मल तरीके से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से भारत जो है ज़बरदस्ती वहाँ से लोगों को भेज रहा है। देखते हैं अब इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या होता है, बट आई होप कि पिछले 1-2 दिनों से इसके बारे में जो चर्चा चल रही थी वो आपको डिटेल में समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट हुआ था, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमारे संविधान में कौन से प्रोविजंस में बदलाव किए गए थे, अमेंडमेंट किया गया था? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही 2027, 28, 29 किसी भी साल का बैच आप लेना चाहो, आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन, जब मैं कहता हूं कंप्लीट, इसका मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू नहीं, यहां पर इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप, 18 बुक्स का पूरा सेट, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, ये सब कुछ होगा। हमने एक नया डैशबोर्ड स्टार्ट किया है ताकि आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, अभी भी इस पे कॉल करिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।